देखो लिमिटेशंस एक्ट के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को रिवाइज करना है, वो लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। चैप्टर का वेटेज 4 to 8 मार्क्स है। चैप्टर इंस्टीट्यूट अभी कम पूछना स्टार्ट करेगा, इसका रीजन बहुत सिंपल है कि आपको CSEET में था, नो डाउट CSET में वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, MCQs थे, और यहाँ पे सब्जेक्टिव बेस्ड है। इंस्टीट्यूट तुमको जज करेगा कि तुम कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो आंसर को, वो देखकर इंस्टीट्यूट कुछ चीज़ें इस चैप्टर में से पूछ सकता है, राइट। चैप्टर में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत काम के हैं, जैसे जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट बहुत काम का है। उसके बाद DSI और ISD, डैमनम से इंजुरी और इंजुरियस से डैमनम में अपना डिस्टिंग्विश काम का है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी काम का है। फिर वाइकेरियस लाइबिलिटी काम का है। रेमेडीज फॉर टॉर्ट भी काम का है। तो सर फिर बचा क्या? कुछ नहीं, सारी चीज़ें काम की है, राइट। एक एक करके सारी चीज़ें फटाफट रिवाइज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आता है सर टॉर्ट क्या है? सिंपल भाषा में टॉर्ट इज नथिंग बट रॉन्ग। व्हाट इज टॉर्ट? टॉर्ट इज नथिंग बट रॉन्ग। वैसे टॉर्ट लैटिन वर्ड है कि फ्रेंच वर्ड है? टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश इक्विवेलेंट डेरिवेशन जो है वो है रॉन्ग। टॉर्ट कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुआ? तो ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ था। लैटिन में से टॉटम कहते थे, जिसका मतलब था टू ट्विस्ट, राइट। इंडिया में टॉट को कहीं डिफाइन किया गया किसी भी लॉ के अंदर? यस, इंडिया में टॉट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशंस एक्ट 1963 के अंदर, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने किया था। क्या कहता है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहता है कि टॉट मींस अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट इक्वल टू और व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, राइट। अब इंस्टीट्यूट अगर तुमको टॉट के जनरल कंडीशंस पूछता है तो थोड़ा सा आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रॉन्ग, derived from a Latin language tortum which means to twist. सेकेंड पॉइंट में तुम लिख सकते हो कि सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डेफिनेशन देता है टॉट का। टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग एक्सक्लूसिवली अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये चीज़ें तुम स्टार्ट में बोल सकते हो। एक बहुत सिंपल सी बात याद रखना कि टॉट सिविल रॉन्ग है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम। क्राइम और टॉट सेम नहीं है, क्लियर हो? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या जनरल कंडीशन है सर एक टॉट होने के लिए? बिकॉज टॉट इज अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉट। तो टॉट होने के लिए क्या जनरल कंडीशन है? तो 3 जनरल कंडीशन है। पहला, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। अ डिफेंडेंट शुड परफॉर्म अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अ डिफेंडेंट शुड परफॉर्म अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। डिफेंडेंट को टॉट फीजर भी कहते हैं वैसे, बराबर। तो बेसिकली अ टॉट फीजर शुड परफॉर्म अ ओमिशन or a wrongful act. Clear हुआ? That wrongful act will result into a legal damage and that legal damage will further result into a legal remedy, right? Clear हुआ? So basically wrongful act होना चाहिए। wrongful act legal damages में convert करेगा, legal damages फिर legal remedies में convert होगा। wrongful act क्या करना चाहिए? wrongful act आपकी legal right को affect करना चाहिए। wrongful act should affect the legal right। अब लीगल राइट क्या होता है? थर्स एवरी पर्सन हुज लीगल राइट्स आर अफेक्टेड। लीगल राइट में क्या होता है? राइट ऑफ रेप्यूटेशन, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी, फ्रीडम, प्रॉपर्टी। इफ इनमें से कोई भी चीज़ें वायोलेट हो जाती है तो दैट रिजल्ट इनटू व्हाट? दैट रिजल्ट इनटू लीगल इंजुरी। लीगल इंजुरी, एक लीगल इंजुरी कैसे होती है? एक लीगल इंजुरी कैसे डिराइव होती है? लीगल इंजुरी बहुत सिंपली डिराइव होती है भाई, अगर किसी के रॉन्गफुल एक्ट के वजह से किसी का लीगल राइट अफेक्ट होता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू लीगल इंजरी। नाउ लीगल इंजरी गिव राइज टू व्हाट? गिव राइज टू डैमेजेस। वेदर दोज डैमेजेस आर लीगल डैमेजेस? ऑब्वियसली यस। क्या सारे डैमेजेस लीगल डैमेजेस होते हैं? नहीं, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ। अ डैमेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द आईज ऑफ लॉ दैट शुड अराइज फ्रॉम लीगल इंजरी, दैट इज इन्वेजन ऑफ लीगल राइट्स। क्लियर हुआ? सो बेसिकली लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा, लीगल इंजरी होगी, कोई डैमेज सफ़र हुआ रहेगा तो वो ऑब्वियसली लीगल डैमेज होगा ही। सो अगर एक टाइमलाइन ही अगर मुझे बनानी है तो बेसिकली वो ऐसा हो जाएगा कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन result into violation of legal rights. Now this violation of legal rights is nothing but legal injury. Now this legal injury if result into damage, those damages are obviously legal damages and legal injury arise हुआ है तो legal remedy तो मिलेगा ही, लीगल रेमेडी तो मिलेगा ही भाई, बराबर। बट सारे डैमेजेस लीगल डैमेजेस होते हैं? नहीं।
सिर्फ वही डैमेजेस लीगल डैमेजेस होते हैं जो लीगल इंजरी से अराइज होता है। और इसको समझाने के लिए हमारे पास दो मैक्सिम्स है, डैमनम सिने इंजुरी और इंजुरिया सिने डैमनम। डैमनम मीन्स डैमेज, हार्म, लॉस, सिने मीन्स विदाउट, इंजुरिया मीन्स लीगल इंजुरी। सो बेसिकली डैमेजेस विदाउट लीगल इंजुरी, डैमेजेस विदाउट लीगल इंजुरी। तुम ध्यान से पढ़ोगे इसको तो तुम्हें समझेगा कि डैमेजेस है बट बिना लीगल इंजुरी के, डैमेजेस है बट बिना लीगल इंजुरी के। तो डैमेजेस विदाउट लीगल इंजुरी, तो पहले ही डिसाइड हो गया था भाई कि अगर डैमेजेस को लीगल डैमेजेस कहना है तो लीगल इंजुरी का होना जरूरी है। तो अगर आप, ये रूल कहता है डैमनम सिने इंजुरिया जो डैमेजेस विदाउट इंजुरीज है, ये रूल कहता है कि अगर डैमनम है मतलब डैमेज है बट लीगल इंजुरी नहीं है, विदाउट लीगल इंजुरी, तो सर फिर उस केस में एक्शनेबल होगा क्या? क्या कोर्ट ऐसे केसेस सुनेगा? कोर्ट ऐसे केसेस नहीं सुनेगा। डैमनम सिने इंजुरिया केसेस कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। इसके लिए हमारे पास कोई केस स्टडी था क्या? यस, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस स्टडी था। इंजुरिया सिने डैमनम क्या है? इंजुरिया सिने डैमनम कहता है कि इंजुरीज है बट डैमनम नहीं है। सर ये कैसे पॉसिबल है? लाइक इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पर्सन हैज सफर्ड इंजुरीज बट विदाउट एनी डैमेजेस? पॉसिबिलिटी है सर, है इंजुरिया है बट डैमनम नहीं है। तो सर फिर ये कैसे होगा? ट्रेसपासिंग ले लो, मेरे घर पे लोग आए, मेरे एब्सेंस में, नुकसान एक भी चीज़ का नहीं किया, सिर्फ मुंबई इंडियंस सीएसके का मैच देखा, चले गए, बिना मुझसे पूछ के टीवी चालू किया, मेरे एब्सेंस में मैच देखा, मैच खत्म हो गया, चले गए, यहाँ से निकल गए वो। सर बट क्वेश्चन आता है सर नुकसान हुआ आपका? नहीं। आपका लीगल राइट अफेक्ट हुआ? हाँ। ऐसे केसेस एक्शनेबल? यस। डैमनम सिने इंजुरिया नॉट एक्शनेबल, इंजुरिया सिने डैमनम एक्शनेबल। बराबर। इंजुरिया सिने डैमनम रिलेटेड कोई केस स्टडी था? एशबी वर्सेस वाइट। व्हाट इज एशबी वर्सेस वाइट? रिफ्यूज टू कास्ट वोट, वोट देने से मना कर दिया। नुकसान हुआ? नहीं। राइट अफेक्ट हुआ? हाँ। तो एक्शनेबल होगा ऑब्वियसली। हाँ। लीगल रेमेडी क्या है सर? लीगल रेमेडी, अब टॉर्ट के केस में लीगल रेमेडीज बेसिकली अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड मींस अनसर्टेन, नॉट स्पेसिफाइड, बिकॉज देयर इज नो लॉ। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट अनकोडिफाइड है ना, कोडिफाइड कॉन्सेप्ट तो है नहीं, अनकोडिफाइड है, कोई आगे पीछे कानून तो है नहीं टॉर्ट को लेकर, तो इसीलिए डैमेजेस भी क्या होंगे? अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड मतलब दे आर नॉट स्पेसिफाइड, एंड इफ दे आर नॉट स्पेसिफाइड तो फिर रेमेडी कौन प्रोवाइड करेगा? कोर्ट। कैसे? हर केस को इंडिविजुअली ट्रीट करके। तो जनरली क्या कोर्ट रेमेडी प्रोवाइड करता है? तो जनरली कोर्ट कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा इंजंक्शन देता है, उसके अलावा स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है। तो जनरली कोर्ट इंजंक्शन, कॉम्पेंसेशन या स्पेसिफिक ऑर्डर इशू करके टॉर्ट रिलेटेड केसेस को सॉल्व करता है। वैसे टॉर्ट रिलेटेड केसेस का लिमिटेशन पीरियड क्या है? टॉर्ट केसेस कितने टाइम में कोर्ट में फाइल होने चाहिए? टॉर्ट केसेस बेसिकली फाइल होने चाहिए 1 साल के अंदर। ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर तुमने वो टेबल के अंदर देखा रहेगा। क्लियर हुआ? सर कोई एग्जाम्पल है आपके पास टॉर्ट के, मतलब टॉर्ट कैसे की रॉन्ग, तो इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास? अब 2 तरीके के एग्जाम्पल है। टॉर्ट प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, टॉर्ट आपकी पर्सनल सेफ्टी को भी लेकर हो सकता है, आपकी लिबर्टी को भी लेकर हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास एक लिस्ट है, ये टॉर्ट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। टॉर्ट अगर प्रॉपर्टी को लेकर हुआ तो उसे ट्रेसपासिंग कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल है। टॉर्ट अगर पर्सनल सेफ्टी को लेकर हुआ तो उसकी फिर लिस्ट बन जाती है, उसमें पहला आता है बैटरी। हाल ही में डिस्टिंग्विश पूछा गया था इंस्टीट्यूट ने एक एग्जाम में, बैटरी और असॉल्ट के बीच में फ़र्क बताओ। ये दिसंबर 20 का जो पेपर हुआ रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि इसके बीच में डिस्टिंग्विश आया। बैटरी क्या? बैटरी इज नथिंग बट व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स अपॉन अनदर पर्सन। अगर आप सामने वाले की बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के फोर्स अप्लाई करते हो तो उसे बैटरी कहते हैं। अरे किसी को गुस्से में पकड़ना भी बैटरी है, किसी को गुस्से में टच करना भी बैटरी है। असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट अप्रेंशन क्रिएट करना, असॉल्ट दिमाग में डर क्रिएट करना। असॉल्ट इज क्रिएटिंग अ थ्रेट इन द माइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर गोइंग टू कमिट अ बैटरी अगेंस्ट हिम। तो फिर फर्क क्या दोनों के बीच में? दोनों के बीच में बहुत सिंपल सा फर्क है। बैटरी में देयर इज अ फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, असॉल्ट में देयर इज नो फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। असॉल्ट में ओनली अ थ्रेट इज क्रिएटेड। दिमाग में सिर्फ एक इमेज, एक इमेजिनेशन, एक अप्रेंशन क्रिएट होता है कि आप सामने वाले के अगेंस्ट बैटरी करने वाले हो, किया नहीं है। तो बेसिकली जनरली ऐसा होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ बैटरी,
there is also an assault. Not always, not necessarily, but yes, in certain cases there is a possibility कि अगर बैटरी हुआ है तो असॉल्ट हुआ रहेगा. ए मारू क्या, या मैं मारूंगा, दू क्या रख के, ये सारे असॉल्ट है. मारना, दे दिया रख के, ये सारी चीजें बैटरी है. राइट. बैटरी में कोई ग्रीवियस हार्म नहीं होता है आपको, कोई आपके फिजिकल इंजुरीज नहीं होती है, क्योंकि गुस्से में किसी को पकड़ने से कोई फिजिकल इंजुरी नहीं होती. बट क्या वो बैटरी माना जाएगा? हाँ, वो बैटरी माना जाएगा. बॉडीली हार्म एक विलफुल स्टेटमेंट या एक्ट जो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि सामने वाले को क्या होना चाहिए, फिजिकल हार्म होना चाहिए. प्लेंटिफ को क्या होना चाहिए, फिजिकल हार्म होना चाहिए. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अगर आप किसी की लिबर्टी को, अगर आप किसी के फ्रीडम को अनऑथोराइजली रिस्ट्रिक्ट करते हो तो उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं. क्लियर. पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के उठा के लेकर गई, मैंने मेरे बाजू वाले को घर के अंदर बंद कर दिया, तो ये सारी चीज़ें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आती है. व्हाट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज नथिंग बट व्हेन यू कन्फाइन समवन्स लिबर्टी विदाउट एनी अथॉरिटी, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. आपको पता है अगर किसी को धमकी देना कि ये जगह छोड़ के मत जाओ, ये घर मत खाली करो, या यहाँ से मत जाओ, यहाँ से तुम जाकर तो दिखाओ, ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में काउंट होता है. उसके बाद आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. एग्जाम आकर गया था, ये दिसंबर 19 में पूछा था इसको. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, व्हाट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? किसी पे रॉन्गफुली ब्लेम डालना. अभी जोमेटो का केस हुआ था हाल ही में, बैंगलोर का किस्सा है. पता नहीं, कोई तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, पता नहीं किसी नाम लिख देते हैं इंस्टाग्राम की आईडी के नीचे इन्फ्लुएंसर. तो भाई वो मैडम ने कुछ तो ऑर्डर करवाया था, फिर बाद में मैडम ने बोला कि जोमेटो वालों ने मेरे को मारा. जोमेटो वालों ने बोला मैंने नहीं मारा, उसके अंगूठी पहनी हुई थी, उसको उसकी अंगूठी लगी. बाद में जोमेटो वालों ने भी उसको उसके अगेंस्ट केस करने का प्लान किया, एंड देन शी रिफ्यूज्ड, शी टेक बैक द एफआईआर. उसने वापस ले लिया, केस खत्म हो गया. राइट. और मीडिया भी फिर शांत हो गई. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी कुछ इसी तरीके से था कि एक पार्टी दूसरे पे ब्लेम लगाएगा, जिस पे भी ब्लेम लगाएगा उसके रेपुटेशन, उसकी जॉब, उसका प्रमोशन, ये सब क्वेश्चन पे आ सकता है. बराबर. और जो जिस पे ब्लेम लगाया है वो क्या करता है, वो सूट फाइल करता है. वो बोलता है कि मैं प्रूव करूंगा कि जो ब्लेम मेरे पे लगाया गया वो गलत है, मैं प्रूव करूंगा कि जो एलिगेशंस मेरे पे लगाए गए वो गलत है. और अगर वो सच में प्रूव कर पाता है, मतलब सच में अगर जिसने केस किया है, मतलब अगर प्लेंटिफ के फेवर में केस डिसाइड होता है, अगर प्लेंटिफ के फेवर में केस टर्मिनेट होता है, तो भाई जिसने ब्लेम लगाया था उसने टॉट किया है. और कौन सा टॉट किया? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. नए सिरे सा नर्वस शॉक आजकल के बच्चों में होता है, ये मेंटल इश्यूज, मेंटल स्ट्रेन. राइट. एंड मजाक नहीं. Nervous shock, it provides relief when a person get a physical injury not by an impact but merely by a nervous shock. हो सकता है आपने कुछ चीज़ें देखी हो, कुछ स्टिक, कोई बुलेट, कोई शॉट, आग से डर लगता हो, हाइट से डर लगता हो, कुछ आपने सुना हो या आपने कुछ देखा हो, उसके वजह से आपको मेंटल स्ट्रेन होता है. ये सब नर्वस शॉक में आता है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट होता है डिफर्मेशन. डिफर्मेशन इज व्हाट? डिफर्मेशन इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट विच affects which attack someone's reputation. defamation दो तरीके के होते हैं, एक लिबल और एक स्लैंडर. जो लिबल है वो परमानेंट नेचर का होता है, जो स्लैंडर है वो टेम्पररी नेचर का होता है. जनरली इंडिया में डेफामेशन क्राइम भी है और टॉर्ट भी है. क्राइम हम लोग आईपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन 499 के अंदर, रेड विद 500 उसकी जो पनिशमेंट बताता है. सो बेसिकली डिफामेशन इज क्राइम एज वेल एज टॉर्ट. तो ये हम लोगों ने आईपीसी में भी पढ़ना है फिर से. डेफामेशन इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली पूछा था कि लिबल और स्लैंडर में डिस्टिंग्विश क्या है, बट वो आईपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था. उससे ये फैक्ट बदलेगा नहीं कि लिबल या स्लैंडर में इधर पढ़ो या उधर पढ़ो, मतलब तो सेम ही होगा. क्लियर हुआ. सो डिफामेशन इज नथिंग बट एन अटैक ऑन समवन्स रेपुटेशन. राइट. सो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक, डिफामेशन, ये तीनों के आने के चांसेस ज़्यादा है. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आज तक कभी नहीं पूछा, बॉडीली हार्म नहीं पूछा, डेफामेशन सिर्फ नीचे के पार्ट पूछे, नर्वस शॉक नहीं पूछा. हो सकता है इंस्टीट्यूट तुमको बोले कि राइट अ नोट ऑन नर्वस शॉक एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, दोनों 2-2 मार्क के लिए पूछ ले. क्लियर हुआ. आने के चांसेस है. अब अगर टॉट हुआ तो रेमेडीज के नाम पे क्या मिलेगा? तो दो तरीके के रेमेडीज, एक जुडिशियल रेमेडीज और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज काफ़ी बार इंस्टीट्यूट पूछ चुका है पिछले 4-5 अटेम्प्ट में. जुडिशियल रेमेडीज तो तुमको भी पता है कि वही चीज़ है कि डैमेजेस, इंजंक्शन और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आर बेसिकली सेल्फ हेल्प रेमेडीज.
तुमने खुद की रक्षा खुद ही कर ली। जैसे जैसे सेल्फ डिफेंस, जैसे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेसपासिंग से रोकना, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपासिंग, फेंसिंग लगा देना या किसी भी और तरीके की ट्रेसपासिंग को रोकने के लिए कोई भी एक्टिविटी करना जो रीजनेबल नेचर की हो। अपनी लैंड पर वापस री एंट्री मारना, आपके लैंड पर अगर किसी ने रॉन्गफुली पोजेस करके रखा है उसको रीजनेबली हटा के अपना लैंड अक्वायर करना या री अक्वायर करना। तो वो मैंने अगर मेरे फ्रेंड को कोई चीज़ कोई मेरी गाड़ी देकर रखी है या मैंने कोई मेरा सामान देकर रखा है और भाई साहब लौटा नहीं रहा है, तो उससे जाकर वो लेकर आना, रिकैप्शन करना, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, रीजनेबल फोर्स अप्लाई करके, बराबर। अगर कोई आपके सामने न्यूसेंस हो रहा है तो उस न्यूसेंस को रोकना, उसको स्टॉप करना, और स्टॉप करने के लिए अगर आप कोई रीजनेबल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उससे काउंट किया जाता है। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, अब ये क्या, ये अगर कोई कैटल है और वो कैटल ने अगर आपकी प्रॉपर्टी में आकर आपका नुकसान किया या भले नहीं भी किया बट ट्रेसपासिंग किया, तो उस केस में यू कैन डिटेन दैट कैटल टिल द टाइम आपका नुकसान रिकवर नहीं हो जाता। अगर बकरी गाय वगैरह आकर आप आजू बाजू की एरिया ख़राब करके जाती है तो आप उस गाय को तब तक डिटेन कर सकते हो जब तक आपका नुकसान रिकवर नहीं हो जाता, और उस डिटेंशन को ही सेल्फ हेल्प रेमेडी कहते हैं, राइट। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वाइकेरियस लाइबिलिटी? वाइकेरियस लाइबिलिटी समथिंग, किसी और के टॉट की गलती कोई और देख रहा है, क्यों? बिकॉज उनमें रिलेशन है। तो टॉट डन बाय सम अदर पर्सन इज लाइबल, सम अदर पर्सन इज लाइबल। जनरली क्या होता है, नॉर्मली द टॉट फीजर इज लाइबल फॉर हिज टॉट, but in some cases a person may be held liable for the tort committed by another. A master is vicariously liable for servant, one partner is liable for other partner, agent tort की वजह से principal liable, employee की गलती की वजह से employer liable, right? So ये principal agent, partners, master servant का case। but sir, क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से एम्प्लॉयर लाइबल? आंसर इज नो। इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट एम्प्लॉयर इज नॉट वाइकेरियसली लाइबल फॉर द टॉट डन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। Why so, sir? Because independent contractor is one who works for another but who is not controlled by that other person in performing his work. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसके नाम में लिखा हुआ है, वो एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस पे नहीं चलता है, वो सिर्फ एंड रिजल्ट लाके दे देता है। बट तीन ऐसे केसेस पे एम्प्लॉयर भी लाइबल हो सकता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के गलती की वजह से। वो कब? जब वो खुद ही उसको ऑथोराइज करे कि जा बेटा टॉट कर। दूसरा, जब वो उसके लिए काम कर रहा था और कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से नेग्लिजेंस हो जाता है। और तीसरा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस। जनरली लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है ये आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जब पढ़ोगे तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये लास्ट के 2 पॉइंट्स। कौन से 3 केसेस? जब आप खुद ही ऑथोराइज करते हो उसको, दूसरा जब आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है, या फिर जब नेग्लिजेंस होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से जब नेग्लिजेंस होता है और वो एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, तब उस टाइम पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज समथिंग विच इज़ एन एक्सेप्शन टू मेंसरिया। मेंसरिया बोलता है गिल्टी माइंड चेक करो माइंड गिल्टी है कि नहीं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं कोई माइंड वाइंड चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करो सामने वाले का नुकसान हुआ इसकी हरकत से, हाँ हुआ है तो फिर ये लाइबल। यू आर लाइबल विदाउट फॉल्ट, यू आर लाइबल विदाउट इंटेंशन, यू आर लाइबल विदाउट माइंड। व्हाई? बिकॉज योर एक्ट, your wrongful act, your omission has resulted loss or has resulted harm or damages to another person. Even when there was no intention of yours, when there was no fault of yours, still you will be held liable, and that liability is called as strict liability. कब ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो रूल ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में ओरिजिनेट हुआ। क्या कहा था उस टाइम के कोर्ट ने? जब रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस हुआ था तो कोर्ट ने कहा था कि देखो जब तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई भी ऐसी चीज लेकर आओगे या कोई भी चीज एक्यूमुलेट करोगे या वहां पर लेकर आओगे, तो ये तुम तुम्हारे रिस्क पे कर रहे हो। और तब वो चीज अगर वहां से निकलती है और किसी का नुकसान करती है तो उस नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना भी केयर किया था, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इंटेंशन था या नहीं था नुकसान करने का। अगर तुम्हारे नेबरहुड में किसी का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और इस जिम्मेदारी, इस लाइबिलिटी को कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या आने लग गए? एक्सेप्शंस आने लग गए।
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए दो चीज़ें, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड और दूसरा एस्केप ऑफ समथिंग डेंजरस, किसी चीज़ का एस्केप होना, और दूसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके रूल ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर अप्लाई होता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें एक्सेप्शंस आ गए। जैसे क्या एक्सेप्शंस आ गए सर? जैसे प्लेंटिफ का कंसेंट हुआ। व्हाट इज प्लेंटिफ का कंसेंट? कॉमन बेनिफिट्स। प्लेंटिफ बोलते हैं कि मैं भी एंजॉय करूंगा, वी आर गोइंग टू हैव अ कॉमन बेनिफिट्स। दूसरा डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो गया। आपने पब्लिक पर्पस के लिए या यूजुअल पब्लिक पर्पस के लिए अगर आपने कोई लैंड यूज किया है और उससे अगर किसी का नुकसान होता है तो फिर उस केस में वो डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज में आ जाएगा। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का एक्ट हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया तो वो आ गया। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट हो गया, प्लेंटिव की खुद की गलती से ही हो गया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सेप्शंस डाल दिए गए थे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का और स्ट्रिकर वर्जन है जिसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज नथिंग बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हटा दो और सीधा सामने वाले को लाइबल रखो तो वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बन जाती है। यही एमसी मेहता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने हैजार्डियस इंडस्ट्रीज के लिए बोला था कि हम इंडिया में रेलैंड वर्सेस फ्लेचर को नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे? हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को यूज करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट इस चैप्टर में से अगर कुछ चीज आ सकती है आने वाले एग्जाम में तो वो ये टॉपिक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल in Rayland versus Fletcher, applicability the rule of Rayland versus Fletcher in cases of enterprises engaged in hazardous or inherently dangerous industries. सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट का रेलैंड वर्सेस फ्लेचर को लेकर एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि इंडिया में रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के एसेंशियल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे पर उनके एक्सेप्शंस को हम नहीं देखेंगे। Thus, while imposing absolute liability for manufacture of hazardous substance, the Supreme Court intended that the requirement of non-natural use of the aspect of escape of a dangerous substance, commonly regarded as essential for liability under, need not be proved in India. बोला था मैंने तुमको कि इन सुप्रीम कोर्ट ने रेलैंड वर्सेस फ्लेचर की जो दो कंडीशंस है ये इंडिया में प्रूव होने की जरूरत नहीं है, राइट? सो वो आगे आपका, और इस पे वो केस स्टडी बनी थी ना, एमसी मेहता और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस स्टडी थी, राइट? क्लियर हो गया। सो यहीं से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की का आविष्कार हुआ था, यहीं से ही उसका इन्वेंशन हुआ था। सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी विद नो एक्सेप्शंस, एम्प्लॉयर कांट एस्केप इवन दो ही हैज टेकन अ रीजनेबल केयर। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत काम की चीज़ है बॉस। फिर आता है वाइकरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। वाइकरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट क्या है सर? इंग्लैंड का पोजीशन और इंडिया का पोजीशन। इंग्लैंड में उनके पास क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट है 1947 जो क्या करता है, वहाँ की क्राउन को लाइबल करता है अगर क्राउन के ऑफिसर्स ने कोई टॉर्ट किया है तो। वेरएस पोजीशन इन इंडिया के पास ऐसा कोई कानून नहीं है बॉस। इंडिया बोलता है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर लाइबल करना है, मतलब गवर्नमेंट को अगर लाइबल करना है गवर्नमेंट ऑफिसर की वजह से, तो पहले चेक करो उसका फंक्शन क्या था, चेक करो वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। अगर वो सोवरिन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था तो फिर उस केस में गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल। बट अगर वो नॉन सोवरिन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, कोई कमर्शियल नेचर की गवर्नमेंट की एक्टिविटी थी, तो अगर वो नॉन सोवरिन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था तो फिर गवर्नमेंट इज वाइकेरियसली लाइबल। तो अगर पोजीशन इन इंडिया देखते हैं तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल फॉर एनी टॉर्ट डन बाय द servant, tort done by the government servant? That completely depends upon the fact what function that person, that government servant was performing. If it was a sovereign function तो फिर उस केस में गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल, एंड इफ इट वाज नॉन सोवरिन फंक्शन तो उस केस में गवर्नमेंट इज लाइबल। टॉर्ट के अंदर जाने के पहले, टॉर्ट खत्म करने के पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। पहला वो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड, उसके बाद जनरल कंडीशंस फॉर लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और फिर वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। तो थोड़ा सा ये जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ वो पहले पढ़ना, कुछ चीज़ें ऑलरेडी आकर गई है तो उनके रिपीट होने के वैसे भी चांसेस कम है। लिमिटेशन टॉर्ट के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन एविडेंस एक्ट।
इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। चलो।